लुटा सम्मान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा अपमान सबका है। लड़ो मिलकर दरिंदों से क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है। शुभ प्रभात, मैं दीपिका आज आप सभी लोगों के समक्ष पोक्सो एक्ट पर अपनी एक प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। पोक्सो एक्ट, क्या आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि पोक्सो एक्ट आखिर होता क्या है? चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। पोक्सो एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि लैंगिक अपराधों के विरुद्ध बाल संरक्षण अधिनियम। आपके मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि पोक्सो एक्ट 2012 क्यों लाया गया? क्या आवश्यकता पड़ी हमें पोक्सो एक्ट को हमारे जीवन शैली में लाने की? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रहा, बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल कानून नहीं था। बच्चियों को दिन प्रतिदिन वेश्यावृत्ति का व्यवसाय किया जा रहा था। बच्चों के प्रतिदिन लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे थे। आईपीसी अधिनियम, आईडी अधिनियम 2000, जेजे अधिनियम 2000, ये सभी यौन अपराधों की रोकथाम के लिए काफी नहीं थे। यही कारण थे कि जिनकी वजह से हमें पोक्सो एक्ट हमारे जीवन शैली में लाने की जरूरत पड़ी। अब हम चर्चा करेंगे पोक्सो एक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि ये अधिनियम पोक्सो एक्ट संविधान के अनुच्छेद 15(3) की अनुपालना करता है। इसमें कुल 9 अध्याय एवं 46 धाराएं हैं। सबसे पहले इस अधिनियम को मई 2012 में राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया था। तत्पश्चात 14 नवंबर 2012 को इसे भारत देश में लागू किया गया था। अब हम चर्चा करेंगे पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कुछ अपराधों के बारे में, जिसमें सबसे पहले स्थान पर है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 7 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। And the last one is use of child for pornographic purposes, which is under of section 13. अब मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाली हूँ इस अधिनियम के बारे में, जो भी दंड या जो भी पनिशमेंट सरकार द्वारा, जो हमारे भारतीय कानून द्वारा निर्धारित की गई है। सबसे पहले धारा 4 के अंतर्गत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 6 के अंतर्गत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 8 के अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट की, इसमें कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर हम बात करें एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, जो कि धारा 10 के अंतर्गत आता है, इसमें न्यूनतम सजा तो 5 वर्ष होती है, किंतु अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की होती है। अब हम बात करें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि धारा 12 के अंतर्गत आता है, इसमें अधिकतम से अधिकतम सजा सिर्फ और सिर्फ 3 साल निर्धारित की गई है। अब हम बात करें यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, जो कि धारा 14(2) के अंतर्गत आता है। इसमें अधिकतम सजा 5 वर्ष और अपराध सिद्ध होने के बाद उसकी सजा 7 वर्ष निर्धारित की गई है। मैं बात करूं इफ along with pornographic offenses it also acts as committed, फिर धारा 14(2) के अंतर्गत धारा 3 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा, धारा 5 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा, धारा 7 के अंतर्गत 6 से 8 साल की सजा, धारा 9 के अंतर्गत 8 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। लास्ट वन इज पनिशमेंट फॉर स्टोरिंग pornographic material involving a child under section 15. अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि अपराध या अपराध का प्रयास किए जाने पर क्या होगा। धारा 16 के अंतर्गत बच्चों की यौन शोषण या इससे संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए तस्करी करना या इस उद्देश्य के लिए बहलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 16 के अंतर्गत यदि अपराध करने का प्रयास भी किया जाता है तो भी जो मैंने आपको ऊपर जो सजा बताई है उससे भी उसकी आधी सजा का प्रावधान हमारे भारतीय कानून
में किया गया है। सवाल उठना चाहिए आप सभी लोगों के मन में कि अपराध किसके विरुद्ध हो सकता है। धारा 2(1) के अंतर्गत यदि एक बालक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उस बच्चे के खिलाफ अपराध हो सकता है और वहां पर उस बच्चे की अपराध का या उसकी अनुमति का कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यदि अपराध होता है लेकिन तटस्थ है ये, क्योंकि ये अपराध, इस अपराध के शिकार पुरुष, महिला या कोई फिर तीसरा लिंग भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई मामला हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो हम उसकी रिपोर्ट कैसे करें। तो उस रिपोर्ट दर्ज की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले नंबर पर है धारा 19 के अंतर्गत यदि कोई मामला होता है तो उस मामले की सजा सबसे पहले उसके बारे में SJPU मींस स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इन्फॉर्म करना होगा या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। यदि उस पीड़ित को किसी भी तरह की सुरक्षा या किसी भी देखभाल की जरूरत है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर ही सुरक्षा मुहैया करानी होगी। यदि 24 घंटे के अंदर अंदर ही लोकल पुलिस और SJPU मींस स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के द्वारा उस पे विशेष अदालत को 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी होगी। यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना से कोई भी मामला दर्ज किया जाता है तो उसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 22(3) के अंतर्गत यदि पीड़ित के खिलाफ कोई भी छोटी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो फिर इस मामले में 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब मैं चर्चा करूं कि पीड़ित चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो तो उनसे आप बयान दर्ज कैसे कराएंगे। सबसे पहले जो भी पीड़ित है उसके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। पीड़ित का बयान उसके घर पर दिया जाना चाहिए। पुलिस सादे कपड़ों में होनी चाहिए। पीड़ित अपराधी के सामने नहीं आना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि यदि जिसके खिलाफ यौनाचार किया जा रहा है मीडिया के द्वारा उस बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं बात करूं चिकित्सीय सहायता के बारे में जो कि धारा 27 के अंतर्गत आती है। सबसे पहले नंबर पर CRPC मींस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी 164 धारा के अनुसार यदि वो पीड़ित बालिका है तो उसका मेडिकल टेस्ट, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लेडी डॉक्टरों के द्वारा ही किए जानी चाहिए। चिकित्सीय जांच होगी वो माता पिता के संदर्भ भी होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश माता या पिता उपस्थित नहीं है तो उस बच्चा जो भी किसी पर विश्वास करता है उसके संदर्भ में होनी चाहिए। अब मैं बात करूं विशेष अदालत के बारे में। धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना का जिक्र किया गया है। बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता वकील द्वारा प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। ये अधिनियम पूरे भारत देश पर लागू होता है। इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा एक कैमरे के सामने माता पिता या ऐसा व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता हो उनकी उपस्थिति में होनी चाहिए। अब मैं बात करूं विशेष अदालतों में कुछ ना कुछ विशेष अधिकार जरूर होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है धारा 33 के अंतर्गत विशेष अदालत बच्चे का पूर्ण परीक्षण या दोबारा परीक्षण कराने का अधिकार रखती है। यदि कोई अपराधी अपराध स्वीकार नहीं भी करता है तो भी अदालत के खिलाफ उसके पास ये अधिकार है कि वो उस अपराधी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। विशेष आर्थिक और कानूनी सहायता का प्रावधान भी किया गया है। धारा 33(8) के अंतर्गत इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय शामिल है, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी। बच्चा अपनी पसंद या मुफ्त कानून सहायता के द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व का हकदार है, जो कि धारा 40 के अंतर्गत आता है। अंत में मैं बस इस पोक्सो एक्ट के द्वारा आप सभी लोगों के समक्ष यही जागरूकता फैलाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि जितना हो सके इस अपराध को रोका जाए। धन्यवाद।